जय श्री राम को all, मैं आचार्य विनय। आज गुरु पूर्णिमा के दिन एक जो हमारा फ्री सेशन है ऑन धन और लाभ एनालिसिस, जिसे हम फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी एनालिसिस भी कह सकते हैं, इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में हम लोग धन योगों के बारे में बात करने वाले हैं। और ये बात D1 होरा चार्ट और रुद्रमांश चार्ट जो है, जिसे हम D11 चार्ट बोलते हैं, उसके बेस पर हम करेंगे। तो क्लास के अंदर हम कई सारे सूत्रों की व्याख्या करेंगे, कई सारे सूत्रों को समझेंगे। तो आई होप आप सेशन को एंजॉय करके सुनेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले अपने अपने गुरु का ध्यान कर लेते हैं, उनका नाम एक बार मन ही मन में ले लेते हैं और सेशन की शुरुआत करते हैं। तो रही बात धन और लाभ, ज्योतिषी विवेचना के लिए ना, ये जो टॉपिक है धन और लाभ या फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, इट इज वेरी क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज जिस जोन में हम लोग जी रहे हैं ना, उस जोन के अंदर ना पैसा जो है उसका बहुत ज्यादा उपयोग है। मैं अपने कई सारे लेक्चर्स में एक बात बोल चुका हूँ कि धन बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। लेकिन आज की दुनिया चलती ही धन से, ये सब चीजें हमें पता है। तो कई बार हमारे सामने एक ऐसी स्थिति आती है, या कुंडली को एनालिसिस करते समय हमें व्यक्ति के फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी या उसके पास धन कमाने की कितनी क्षमता है, इसको एनालिसिस करने का हमारे पास कई बार मौका होता है। या कई बार हमारे जो क्लाइंट्स हैं, नेटिव हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे भाई बंधु और खुद की कुंडली भी जब हम एनालाइज करते हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या हम धन कमा पाएंगे, या हमारे लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या प्रोस्पेरिटी रहेगी या नहीं रहेगी। तो इस बात को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, एनालिसिस शुरू करते हैं, तो इन एनालिसिस को करने के लिए कुछ योगों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो योग हैं, ये योग धन योग के नाम से जाने जाते हैं। और जब हम वैदिक ज्योतिष, पराशरी ज्योतिष की बात करते हैं या जैमिनी ज्योतिष की बात करते हैं, तो इन दोनों ज्योतिष खंडों में धन योग की व्याख्या की गई है। जब हम पराशरी ज्योतिष की बात करते हैं, उस समय पर ग्रहों की दृष्टि के संबंध बनते हैं। यानी कि जो हम पीएसी, जिसे राव साहब ने कंसेप्ट दिया है, प्लेसमेंट, एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन, तो ये जो कंसेप्ट है, ये क्या है, ये संबंधों पर आधारित कंसेप्ट है। और पराशरी ज्योतिष में धन योग ग्रहों की आपसी जो तालमेल है, या जो उनकी युतियां हैं, या वो उनके जो दृष्टि संबंध हैं, इनके बेस पर धन योग का निर्माण होता है कुंडली में। वहीं पर जब हम जैमिनी ज्योतिष की बात करते हैं, उस ज्योतिष खंड में राशि दृष्टि का कंसेप्ट रखा गया है। लेकिन जब भी बात हो रही है ना धन संबंध की, धन योगों की, तो वहां पर संबंध जरूर बनते हैं, चाहे वो राशि दृष्टि से बने, चाहे वो ग्रहों की दृष्टि से बने। पराशरी ज्योतिष के नियम अनुसार किसी भी व्यक्ति की कुंडली में धन योग को देखने के लिए द्वितीय भाव, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 11th हाउस, इन घरों घरों की या इन घरों के स्वामियों का आपसी संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर द्वितीय जो भाव है, जैसे सेकंड हाउस हम बोलते हैं, ये भाव जो है हमारे द्वारा अर्न की गई इनकम के बारे में हमें बताता है कि हम कितना इनकम अर्न कर पा रहे हैं, या हमारे पास कितनी कैपेसिटी है पैसों को अर्न करने की। यानी कि ये हमारे रिसोर्सिस को हमें बताता है कि हमारे पास रिसोर्सिस कैसे होंगे, कहाँ से आएंगे, या रिसोर्सिस कहाँ पर यूटिलाइज होंगे। क्योंकि द्वितीय भाव को हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सिस का हाउस बोलते हैं। ठीक है। और यहां से हम अपना पैसा किस प्रकार से अर्जित करेंगे, ये भी देखा जाता है। यानी धन भाव के अंदर द्वितीय भाव की बहुत इंपॉर्टेंस है। सेकंड हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर मनी। आपके रिसोर्सेज के लिए ये सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट आता है। उसके बाद जब हम केंद्र और त्रिकोण की बात करते हैं ना, तो त्रिकोण जिसे बोलते हैं उसमें लग्न भी आता है, उसके अंदर पंचम भाव भी आता है, और उसमें नवम भाव भी आता है। और ये जो त्रिकोण है, इस त्रिकोण भाव को लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ पर लक्ष्मी स्थान की बात कर रहे हैं, तो लक्ष्मी का संबंध धन से है। तो इसीलिए अपने हमारी जो अर्निंग कैपेबिलिटी है, या हमारी जो मनी की प्रोस्पेरिटी हमें जीवन में मिलने वाली है, उसके लिए लगन के साथ साथ पंचम भाव और नवम भाव बहुत इंपॉर्टेंट भाव हैं। ये जो भाव है ना, दोनों पंचम भाव नवम भाव की, तो बहुत अलग तरीके से भी व्याख्या की जाती है। क्योंकि पंचम भाव जो है, यहाँ से अगर मैं लक्ष्मी स्थान बोलो तो संतान भाव भी है, यहाँ से हमारी एजुकेशन भी होती है, और ये हमारे भाग्य का भी हायर ऑक्टेव है, नवम से नवम। ठीक है।
तो यहाँ से भाग्य भी देखा जाता है, लक्ष्मी स्थान भी है ये। उसी प्रकार से जब नवम भाव की बात आती है तो नवम भाव तो हम जानते हैं भाग्य स्थान है, ठीक है, और ये लक्ष्मी स्थान भी है। तो जब हम भावों की बात करते हैं तो उत्तरोत्तर भाव बली, ये एक कंसेप्ट है हमारे वैदिक ज्योतिष का, उत्तरोत्तर भाव बली। यानी कि अगर मैं त्रिकोण की बात करूंगा तो केंद्र से अधिक बली पंचम है, पंचम से अधिक बली नवम भाव, ठीक है। तो नाइन्थ हाउस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी स्थान के रूप में ये त्रिकोण का अधिक बली भाव है, ठीक है, लक्ष्मी स्थान भी है। उसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक उपचय भाव आता है हमारे पास, वो उपचय भाव है एकादश भाव, 11वां भाव। तो कुंडली में जो 11वां भाव है वो भाव हमारी विश फुलफिलमेंट को दिखाता है, हमारी डिजायर फुलफिलमेंट को दिखाता है, और हमारे द्वारा अर्जित किए जाने वाले प्रॉफिट्स को भी दिखाता है। यानी कि जो प्रॉफिट हम अर्न करेंगे वो कहाँ से देखा जाता है, वो 11th हाउस से देखा जाता है, एकादश भाव से देखा जाता है। तो कुंडली में जब हम धन भाव की विवेचना करते हैं तो उस समय हमें द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव और एकादश भाव को देखना ही देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर कल एक मेरे पास एक मैसेज आया था, उस मैसेज में मुझे ये बोला गया था कि सर आप जब धन एनालिसिस बता रहे हो तो क्या स्पेक्यूलेशन भी बताओगे। तो उस समय तक तो मेरे माइंड में ये नहीं थी कि भाई मैं स्पेक्यूलेशन भी बताऊं, लेकिन वो एक एक इंक्वायरी आई या एक क्वेश्चन आया तो मुझे लगा मुझे स्पेक्यूलेशन भी बतानी चाहिए। तो स्पेक्यूलेशन के बाद में, स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि अर्न मनी, या आप स्टॉक मार्केट से कैसे पैसे बना रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लिए, आज मतलब अगर देश काल पात्र की बात की जाए तो स्पेक्यूलेशन को देखने के लिए, अर्न मनी को देखने के लिए हम अष्टम भाव का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अष्टम भाव का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अर्न मनी को, इनहेरिटेंस को देखने के लिए हम द्वादश भाव का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी से धन योग की बात करेंगे तो वहां पर हम 2, 5, 9 और 11 के को लेकर के थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस देंगे। लेकिन स्पेकुलेशन को किस प्रकार से देखा जाएगा, क्योंकि जो एग्जाम्पल चार्ट हम लेंगे आज के सेशन में, वहां पर स्पेकुलेशन से काफी सारा पैसा आ रहा है। तो स्पेकुलेशन की बात मैं एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से आपको समझाऊंगा। आप में से, क्योंकि ये जो क्लास है ये ऐसी क्लास नहीं है कि मैं सिर्फ मैं बोलूंगा, आप लोगों से भी मैं बीच बीच में चीजें पूछूंगा। तो मुझे एक बात बताइए, जब हम स्पेकुलेशन की बात करते हैं तो आप किस ग्रह को सबसे ज्यादा प्रभावी मानते हैं कि स्पेकुलेशन इस ग्रह की मतलब रूट सिग्निफिकेशन, आप किस ग्रह को स्पेकुलेशन के लिए लेते हैं। आप में से कोई भी अपना जो भी आपके मन में विचार आ रहा है विचार रख सकते राहु और मरकरी सर। राहु। हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एनीथिंग एल्स? बोलिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप लोग। बुध, मरकरी। बुध मरकरी, अच्छा वेरी गुड। और सर गुरु भी, गुरु और राहु दोनों। गुरु और राहु, वेरी गुड। और शुक्र भी देखा जा सकता है, बिकॉज शुक्र भी पैसे का कारक है। और बुध, गुरु, शुक्र 3 शुभ ग्रह देखे जा सकते हैं। और पंचम स्थान काल पुरुष कुंडली में सूर्य भी है, तो जी। पंचम और अष्टम, अष्टम मंगल है। अचानक जो वृश्चिक राशि भी आती है तो वो भी वृश्चिक राशि सिक्योरिटी और अचानक देने वाली राशि है, तो चलिए, उससे भी कंसिडर किया जा सकता अगर सर हम 8th हाउस ले रहे हैं तो उसमें तो फिर सैटर्न भी आ जाएगा। बहुत बढ़िया। कौन सा आपने बोला ये वाली बात? अमन जी। अमन जी ने बहुत बढ़िया बोला सर, आई लाइक इट। चलिए, अब जब हम आगे बढ़ेंगे ना, एग्जाम्पल चार्ट पर आएंगे, तब है। तक 8th हाउस से सैटर्न क्यों? अरे बताओ, क्योंकि सैटर्न जो है ना वो अष्टम भाव का कारक प्लैनेट, कारक, ओके ओके। ठीक है। हम अब करेंगे, हम बात करेंगे, जब थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपकी जिज्ञासा का मैं पूरा पूरा जवाब दूंगा। और वहां पर ना, क्योंकि जब राहुल सर बोलते हैं तो सर बोलते हैं कि ना चंद्रमा से आप स्पेकुलेशन देखो, चंद्रमा इस कारकाओ पैसे भाव। से भी कारक है, मून है, पैसे का भी कारक, मून का भी कंसिडर कर सकते जी, तो चंद्रमा इज अ कारकाओ भाव। और जो स्टॉक मार्केट है, जो स्पेकुलेशन है ना, ये भाव से बहुत चलती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ना शर्त लगा रहा है, तो वो जानता नहीं है, लेकिन उसके मन का एक भाव है कि जो मैं शर्त लगा रहा हूं शायद मैं जीत जाऊं, ठीक है, वो क्या स्पेकुलेशन है। तो स्पेकुलेशन के लिए भाव का चढ़ना या उतरना बहुत इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ शनि ग्रह भी बहुत इंपॉर्टेंस के साथ स्पेकुलेशन को दिखाता है, क्योंकि जो अमन जी ने बात बोली कि अष्टम भाव का कारक प्लेनेट जो है शनि है, वो
मेजॉरिटी रूप से, ठीक है, बहुत प्रभावी रूप से स्पेकुलेशन को दिखाता है। हम अभी एग्जांपल चार्ट में बात करेंगे, आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा ना धन योग के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेकंड हाउस इज सोर्स ऑफ इनकम, लक्ष्मी स्थान को लेकर के पंचम स्थान, नवम स्थान और लग्न, इससे इन तीनों भावों को आप लोगे, ठीक है। 11th हाउस है, यहाँ से विश फुलफिलमेंट होती है, यहाँ से आपके प्रॉफिट्स देखे जाते हैं। और जहां पर स्पेकुलेशन की बात होती है या अनअर्न्ड मनी की बात होती है, और अनअर्न्ड मनी के अंदर ना आपका इनहेरिटेंस भी देखा जाता है। इंश्योरेंस का जो पैसा आपको प्राप्त होता है वो भी अनअर्न्ड मनी है, वो भी अष्टम भाव से देखी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर वीनस से सेकंड हाउस, शुक्र से द्वितीय भाव इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, शुक्र इज इंपॉर्टेंट प्लैनेट, क्योंकि शुक्र जो है हमारे पैसों को कंट्रोल करने वाला कारक ग्रह है। और हम अर्न कैसे कर पाएंगे, उसके लिए शुक्र से सेकंड हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि सेकंड हाउस जो होता है वहां से हम अपना पैसा देखते हैं, शुक्र से भी हम कारक ग्रह से भी सेकंड हाउस देखते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर जब भी कुंडली के अंदर आपको इन ग्रहों का संबंध आपस में मिलेगा, इन भाव के भावेशों का संबंध आपस में मिलेगा, तो वहां पर धन योग ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे। तो जब भी हम चार्ट को एनालाइज करते हैं ना, तो चार्ट को एनालाइज करते समय हमें इन चीजों पे ध्यान देना होता है, ठीक है। तो ये था थ्योरी का पार्ट, अभी हम प्रैक्टिकल पार्ट पे भी आएंगे। इसके बाद धन की स्थिति को या वेल्थ की स्थिति को देखने का एक शॉर्टकट भी है। कई बार ना लोग ना धन योगों को समझ नहीं पाते, शायद उनको नॉलेज नहीं है, या वो डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, अल्प ज्ञान की वजह से कई बार धन योगों को लोग पढ़ नहीं। तो एक उसके लिए ना शॉर्टकट दिया गया है वैदिक ज्योतिष में, और ये शॉर्टकट भी ना हम लॉन्ग कट तरीके से समझ सकते हैं। इस शॉर्टकट का नाम है इंदु लग्न। इंदु लग्न, इंदु ना माता लक्ष्मी का भी नाम है बेसिकली। तो इस लग्न को निकालना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। ये आपको कुंडली में नॉर्मल आप सॉफ्टवेयर पकड़ेंगे ना, तो उसके अंदर आपको लिखा लिखाया इंदु लग्न नहीं मिलेगा। लेकिन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री टू यूज है, जगन्नाथ होरा, आपने नाम सुना होगा, है ना। तो जगन्नाथ होरा के अंदर इंदु लग्न जो है वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड आता है, उसमें बहुत सारे लग्न ऑलरेडी कैलकुलेटेड आते हैं। अगर आप जगन्नाथ होरा यूज कर रहे हैं तो आपको फिर अलग से कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई और मोबाइल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे इंदु लग्न नहीं है कि, या वहां पे उसकी इंदु लग्न की कैलकुलेशन नहीं आती, तो उसको आपको कैलकुलेट से करना पड़ेगा। अब ये इंदु लग्न कैलकुलेट किया कैसे जाता है उसका मैं आपको छोटा सा तरीका बताऊं, या इसका जो बेस तरीका है, बेस मेथड है टू कैलकुलेट इंदु लग्न, वो आप समझ लीजिए। इंदु लग्न को कैलकुलेट करने के लिए आपको कुंडली D1 चार्ट में लग्न से नवमेश को देखना होता है कि लग्न से नवमेश कौन से ग्रह हैं, ठीक है। उसके बाद चंद्रमा, जहां पर भी आपके लग्न कुंडली में चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा से नवम भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, इन दोनों चीजों को आपने देखना होता है, कैलकुलेट करना। जब आप ये दोनों ग्रहों को, चंद्रमा से नवम और लग्न से नवम भाव के स्वामी को आप देख लेते हो ना, कौन सा प्लेनेट बना है, उन प्लेनेट की प्री डिफाइंड कुछ कलाएं दी गई हैं, कुछ उनको एनर्जी पॉइंट्स दिए गए हैं। इन एनर्जी पॉइंट्स को कला कहते हैं, कला, ठीक है। तो जो भी ग्रह नवमेश बनेंगे ना, उनकी कलाओं को आपस में जोड़ दिया जाता है, ऐड करके जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को 12 से भाग दे दिया जाता है। तो जो भी रिजल्ट आया उसको आपने 12 से भाग दिया, भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है, जो भी शेष फल बचेगा, चंद्रमा से उतने भाव आगे जाकर के आपको क्या मिलेगा, इंदु लग्न मिलेगा। ये देख सुनने में आपको थोड़ा टिपिकल लग सकता है, लेकिन जब मैं एग्जांपल चार्ट करवाऊंगा ना, तब आपको बिल्कुल भी टिपिकल नहीं लगेगा। और ये जो कलाएं हैं ना, ये कलाएं अभी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं कि सूर्य की 30 कला है, चंद्रमा की 16 कला है, मंगल की 6 कला, बुध की 8 कला, गुरु की 10 कला, शुक्र की 12 कला और शनि की 1 कला। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग 2 मिनट का समय लीजिए और अपना अपना लग्न चार्ट बना लीजिए। एक कागज पे, जो भी फाइल आपके पास है, कोई नोटबुक आपके पास हो, पेन आपके पास हो, उस पर अपना अपना लग्न चार्ट आप लोग बना लीजिए। साथ ही साथ ये जो स्क्रीन पे आपको कलाएं दिख रही हैं, सूर्य की 30, चंद्रमा की 16, इन सभी कलाओं को भी आप लिख लीजिए। मैं आज की क्लास में आप लोगों को से इंदु लग्न कैलकुलेट करवाऊंगा, आप सभी लोगों का, ठीक है। तो जल्दी से 2 मिनट, 1 मिनट का समय निकालिए, अपना चार्ट बनाइए और साथ ही साथ कलाएं नोट कर लीजिए।
सर एक पूछूं सर? हाँ सर, अगर कंटेक्स्ट से रिलेटेड है तो बिल्कुल हाँ, पूछिए। इंदु लगन का ही है हाँ। सर। जैसा मुझे पता है थोड़ा इंदु लगन, अब मुझे वो अंडर 6+1 अगर आता है, मेरा मंगल और शनि 7 आता है, तो 12 से तो आप 7 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो 7 ही तो ले, 12 से 7 ही। हाँ, 12 से डिवीजन इसलिए किया जाता है ताकि हम एड ऑन वाली चीज हटा सके और रिमाइंडर देख सके। हाँ, और फिर वो चंद्र से जो 7वां घर आएगा वो इंदु लगन होगा ना? यस, बिल्कुल श्योर। ओके। अगर आपका कलाएं 12 से कम आती हैं तो फिर आपको डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, वही आपका, उतना ही आपको भाव आगे चलना चंद्रमा से। बना लिया हेलो सर। सर। सर हाँ जी। सर मैं अभी अभी ज्वाइन थी हूँ, तो अभी क्या करना है मेरे को बताइए। हाँ, मैं बताता हूँ मैडम आपको ना, अपने जो भी फाइल या रजिस्टर आपके पास है उस पर ना आप अपना लग्न चार्ट बना लीजिए। जी सर। ठीक है, लग्न चार्ट बनाने के बाद आपको स्क्रीन के ऊपर ना कुछ नंबर्स दिख रहे होंगे। सन के आगे 30, चंद्रमा के आगे 16, मंगल के आगे 6, शनि के आगे जी 1, आपको नंबर दिख रहे हैं ना, वो ये हाँ। आप नोट कर लीजिए। मैं जी आज सर। आप लोगों से आपके हिंदू लग्न बनवाऊंगा। अच्छा। ठीक है, आप सॉफ्टवेयर में बने बनाए कैलकुलेटेड मिलते हैं, लेकिन भाई कई हाँ। बार ऐसी सिचुएशन बन पड़ जाए कि आपके पास सॉफ्टवेयर ना हो और आपको मैनुअली बनाना पड़ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे बनता है। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इससे मेरे को लगा ज्योतिष में हिंदू लग्न से ज्यादा सिंपल कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं। आई होप आप लोगों ने चार्ट बना लिया होगा और आपने ये जो कलाएं हैं ये भी नोट कर ली होंगी। बना हाँ लिया ये सर, भी बना लिया। ठीक है ना? ठीक है। माफ कीजिए। तो इतना इतना अभी तक करके रखिए, आगे भी आगे और बात करेंगे, जब एग्जांपल्स की बात करेंगे तो और चीज करेंगे। ठीक है, चलिए। यहाँ पर मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको रुद्रमांश की देना चाहता हूँ। रुद्रमांश चार्ट जो है ये D11 चार्ट होता है। जनरली सॉफ्टवेयर्स में आपको D11 नहीं मिलता है। जनरली आपको सॉफ्टवेयर्स में D11 चार्ट नहीं मिलेगा। अगर आपके पास मोबाइल में कुछ पेड सॉफ्टवेयर्स हैं या सोफिस्टिकेटेड अच्छे सॉफ्टवेयर्स आपके पास अवेलेबल हैं मोबाइल में, तो एप्लीकेशन के माध्यम से, तब आपको वहां पर D11 मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लैपटॉप चलाते हैं, आप कंप्यूटर चलाते हैं, तो आप अपने कंप्यूटर पे जगन्नाथ हो रहा एक सिंपल और एक बहुत एफिशिएंट प्लस फ्री टू यूज सॉफ्टवेयर है। इसको आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे इंस्टॉल कर लीजिए। जगन्नाथ होरा में आपको D11 बना बनाया मिल जाएगा। ठीक है, और भी जो पेड सॉफ्टवेयर है वहां पर भी आपको D11 मिल जाएगा। ठीक, तो अब ये D11 की इंपॉर्टेंस क्या है भाई, हम D11 को क्यों पढ़े, क्या जरूरत है D11 को पढ़ने के लिए? क्योंकि इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत ये है कि जिस प्रकार से हर एक जो हमारे होता है ना, जो हमारे वर्ग कुंडलियां होती हैं, वर्ग कुंडलियां किसी ना किसी चीज को स्पेसिफिकली इंडिकेट करती हैं। जैसे D9 चार्ट है, D9 चार्ट को, नवांश चार्ट को हम लोग अपनी मैरिटल हार्मनी को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। D7 चार्ट को हम अपने संतानों की जो बंधन है या संतान के सुख को एनालिसिस करना चाहते हैं, उसके लिए D7 यूज करते हैं। उसी प्रकार से लाभ के लेवल को एनालाइज करने के लिए, प्रोस्पेरिटी एनालिसिस करने के लिए D11 का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हमारे नॉर्मल कुंडली में भी ना, जो D1 चार्ट हम यूज करते हैं, लग्न चार्ट हम यूज करते हैं, लग्न चार्ट में 11 भाव को हम लाभ का भाव बोलते हैं, यानी कि यहां से हम अपने प्रॉफिट्स को एनालाइज करते हैं। तो प्रॉफिट को डीपली एनालिसिस करने के लिए भी D11 चार्ट का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ इतना ही इसका प्रयोग नहीं, इससे ज्यादा भी इसका बहुत सारा उपयोग है, लेकिन अभी हमारा जो कंटेक्स्ट है वो प्रॉफिट एनालिसिस करना है, लाभ एनालिसिस करना है। तो हम ये देखेंगे कि D11 का प्रयोग आप लाभ को एनालाइज करने के लिए कैसे करते हो। ठीक है, उसको हम समझेंगे। अब D11 चार्ट जब आप देखोगे ना, तो D11 चार्ट के लग्न को, यानी D11 के लग्न को शुभ क्षेत्रीय होना या शुभ ग्रहों का प्रभाव होना बहुत अच्छा है। लग्न का D11 के लग्न का शुभ क्षेत्रीय होना या शुभ एनालिसिस, लग्न तो है ही, लग्न तो फर्स्ट हाउस में जाएगा, उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना इज वेरी वेरी गुड। ठीक है, उसी प्रकार से D11 चार्ट के 11वें भाव का भी ग्रहों से युद्ध होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी D11 चार्ट में लग्न और 11th हाउस अच्छा है, वहां पर शुभ प्रभाव है, ये व्यक्ति को बहुत सारा धन देने की प्रॉमिस को पक्का करता है।
कि अब ये व्यक्ति ना धन अच्छा कमा पाएगा, अच्छे लेवल पे धन कमा पाएगा। इसके साथ साथ D11 के अंदर कुछ और भी हम ज्योतिषीय गणनाएं, ज्योतिषीय नियम लागू करते हैं, जिससे माध्यम से हम व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से वो धन अर्जित कर पाएगा, इसको हम एनालाइज कर पाते हैं। तो D11 चार्ट के लग्न, D11 चार्ट के 11th हाउस, D11 चार्ट के 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस को आप अगर अच्छा मानते हैं, अच्छा देखते हैं, तो प्रभाव में देखते हैं, तो इसका मतलब व्यक्ति के पास धन अर्जित करने की क्षमता है, अधिक क्षमता है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको आज के सेशन में ना मैपिंग करवाऊंगा, और मैं कई बार मैपिंग करवाता हूँ, मैं विवाह के मामले में भी मैपिंग करवाता हूँ। तो D11 को आप D1 के साथ मैप कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। और जब आप ये चीज समझोगे ना, तब आपको ना बड़ा ब्यूटीफुली यू कैन एबल टू प्रिडिक्ट कि सामने वाला कितना पैसा अर्न कर रहा है। ठीक है, वो आप बहुत ब्यूटीफुली आप उसको एनालाइज कर पाओगे। इस चीज को आप अपने अपने चार्ट में भी लगा के देख सकते हो। ठीक है, तो अब ये मैपिंग होती कैसे, अब इस मैपिंग का मतलब समझते हैं। हाउ कैन वी कैन मैप D1 एंड D11, और ये जो भी बात मैं बोल रहा हूँ इसको मैं प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप तरीके से भी समझाऊंगा। तो जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हैं या लिख रहे हैं, तो वहां पे लिखना शुरू कर सकते हैं कि D1 चार्ट यानी कि लग्न चार्ट में आपने 2nd लॉर्ड, 5th लॉर्ड, 9th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड को लिख लेना कि भाई मेरा D1 का 2nd, 5th, 9th एंड 11th लॉर्ड कौन कौन सा ग्रह है। अगर ये ग्रह D1 लग्न चार्ट के द्वितीयेश, पंचमेश, नवमेश और एकादशेश, ये ग्रह अगर D11 चार्ट में केंद्र या त्रिकोण में आए, केंद्र को आपको पता है केंद्र भाव 1, 4, 7, 10, त्रिकोण आपको पता है 1, 5, 9। ठीक है, अगर D1 चार्ट के 2nd लॉर्ड, 5th लॉर्ड, 9th लॉर्ड, 11th लॉर्ड अगर D1 चार्ट के केंद्र या त्रिकोण में आए, तो ये धन संपत्ति अर्जित करने के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने D1 के जो ग्रह प्लैनेट्स पैसे को रिप्रेजेंट करते हैं ना, उन ग्रहों को आपने D11 में देखा। ठीक है, क्या वो केंद्र या त्रिकोण में आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक भी ग्रह अगर आ रहा है ना तब भी अच्छा है, शुभ। ठीक है, उसी प्रकार से अब आपने क्या करना है, D11 चार्ट के 2nd लॉर्ड, 5th लॉर्ड, 9th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड को नोट कर लेना है। और इन ग्रहों को आपने D1 में जाकर के देखना है, लग्न चार्ट में देखना है क्या ये ग्रह लग्न चार्ट के केंद्रीय त्रिकोण में आ रहे हैं। अगर ये परस्पर संबंध कहीं बन रहा है, तो आप मान लीजिए व्यक्ति जीवन में धन संपदा अर्जित करने में सक्षम है। क्या इतना समझ में आया जितना मैंने अभी तक आपको समझाया? थ्योरेटिकल है, क्या समझ में आया? मैपिंग किसे बोलते हैं? D1 चार्ट के ग्रहों को D11 में चेक करना है, D11 चार्ट के जो ग्रह हैं उनको D1 में चेक करना है, इतना सा करना है, सिंपल चीज है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम लोगों ने इंदु लग्न कैलकुलेट करना सीखा, अभी मैं आपको अभी प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा। तो जब आपने इंदु लग्न सीख लिया, आपको पता लग गया भाई ये राशि जो है ना ये इंदु लग्न रिप्रेजेंट करेगी, उस इंदु लग्न चार्ट को, उस इंदु लग्न राशि को D1 में मैप, D11 में मैप कर लिया और चार्ट को सीधे से घुमा दिया। कैसे करना है मैं भी समझा। ठीक है, तो आगे के कंसेप्ट में आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा किस प्रकार से कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट पे। एक चार्ट ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए अपने खुद की हैंडराइटिंग में, अपने खुद हाथों से मैंने नोट किए हैं, आपके लिए नोट्स बनाए, वो नोट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, वेट अ मिनट। ठीक है, ये मैं चार्ट आपके स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ पर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, किसी ने चैट में डाला हुआ है राहुल। अच्छा, को अब थोड़ा सा ध्यान अब आपको ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अब जो हम पार्ट करने वाले हैं ना वो समझना बहुत जरूरी है। वो किसी भी लेवल पे आपको अगर लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे तुरंत पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो क्या होगा फिर बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी, तो मैं आगे पढ़ाता चला जाऊंगा, आपको दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, अभी आपके सामने देखिए चार्ट दिख रहा है। ठीक है, एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए क्या चार्ट दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अब आप चार्ट में देख सकते हैं ये चार्ट तुला लग्न का चार्ट है। ठीक है, और लग्न में राहु है। ठीक है, 2nd हाउस में शनि है वक्री, 2nd हाउस में शनि है वक्री।
थर्ड हाउस में चंद्रमा है, सूर्य शुक्र बुध और केतु प्लेनेट जो हैं वो कुंडली में सप्तम भाव में है, और जो गुरु हैं वो एकादश भाव में वक्री। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने साइड में आपको ए के, एम के, एम के, बी के और डी के लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इन्हें जैमिनी ज्योतिष के अनुसार हम ना ग्रहों की डिग्री के बेस पर ना उनको एक उपाधि देते हैं या एक नाम देते हैं। जैसे कुंडली में जो ग्रह सबसे ज्यादा डिग्री का होता है ना, उसे हम आत्मकारक यानी ए के बोलते हैं। फिर सेकंड हाईएस्ट जो होता है उसके अमात्य कारक बोलते हैं, थर्ड हाईएस्ट को भ्रातृ कारक बोलते हैं, फोर्थ हाईएस्ट को मातृ कारक बोलते हैं, फिफ्थ हाईएस्ट को पुत्र कारक बोलते हैं, सिक्स हाईएस्ट को ज्ञाति कारक बोलते हैं, और जो सेवंथ यानी कि जो 7 नंबर में राहु केतु को यहाँ पर नहीं लिया जाता है, जो 7वें नंबर राहु केतु हटा दीजिए, जो सबसे छोटा डिग्री का प्लेनेट आएगा ना उसे हम दारा कारक कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रहों को ना ऑलरेडी नाम लिख के दिया है कि कौन सा प्लेनेट क्या है, आत्मकारक कौन है, अमात्य कारक कौन है, मातृ कारक, पुत्र कारक और दरा कारक। जब हम राजयोग की बात करते हैं जैमिनी के अंदर, तो हम यहाँ पे बीके और जीके को नहीं लेते, भ्रातृ कारक और ज्ञाति कारक ग्रहों को नहीं लेते। ठीक है, बाकी को हम यूज कर सकते। ठीक, तो सबसे पहले इस चार्ट में जो आपको नजर आ रहा है, इस चार्ट में आपको ये पता लग रहा है कि सेकंड हाउस का एनालिसिस कैसा किया गया। मुझे बताइए जरा कैसा एनालिसिस किया गया है। सेकंड हाउस आप लोग देख पा रहे हैं, सेकंड हाउस किस प्रकार से है। सेकंड हाउस में कौन सा प्लेनेट है भाई, बोलना शुरू कीजिए। शनि ग्रह है, वक्री है। शनि ग्रह जो है वो किस कोशिश कर रहा है, क्या वो लग्न की ओर जाने की कोशिश कर रहा है अपने रेट्रो, वो एग्जॉल्टेड हो रहा है जी वो। शनि ग्रह जो है वो वक्री है, रेट्रो है, और कहां पे जाने की कोशिश कर रहा है, लग्न में जाने की कोशिश कर रहा है, जहां पर 7 नंबर की राशि है। यानी कि शनि जैसा ग्रह जो है वो उच्चाभिलाषी है। यानी कि इस समय उच्चाभिलाषी मतलब जो ग्रह अपने उच्च राशि की ओर मूवमेंट कर रहा होता है उसे उच्चाभिलाषी बोलते हैं। जो प्लेनेट अपनी नीच राशि की तरफ मूवमेंट कर रहा होता है उसको नीचाभिलाषी बोलते हैं। यानी कि शनि सेकंड हाउस में कैसा ग्रह बैठा हुआ है, जो उच्चाभिलाषी यानी कि थोड़ी पॉजिटिवनेस दिखाना चाहता है। ठीक है, ये शनि ग्रह क्या कुंडली में पंचमेश है? यस सर। यानी कि जो हमने बात सीखी थी धन योग देखने के लिए, सेकंड, फिफ्थ, 9th और 11th हाउस का आपस में रिलेशनशिप, तो क्या पंचम भाव का रिलेशन सेकंड हाउस के साथ बन रहा है? बिल्कुल जी, बिल्कुल बन रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेकंड लॉर्ड की दृष्टि, जब भी कोई ग्रह अपने भाव को, अपनी राशि को देखता है तो अपने भाव को मजबूत करता है। ये बात तो आप जानते ही हैं। एग्जैक्टली। क्या सेकंड हाउस लॉर्ड क्या सेकंड हाउस को देख रहा है? यस सर, मार्स देख रहे थे। मार्स अष्टम भाव में बैठ करके अपनी राशि को देख रहा है। क्या अपने घर को मजबूत करेगा? बिल्कुल सर, करेगा जी, बिल्कुल करेगा। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं होना, वहां पे शनि है, यहाँ पर मंगल है, ये दोनों तो ग्रह अपोजिट है, वो अलग चीज है, वो भी कुंडली का एक नियम है, वो हम अलग फैक्टर्स में लगाएंगे। लेकिन हमारा मेन बात क्या है, हमें धन योग ढूंढने हैं, हमें पता होना चाहिए धन योग कैसे हमें ढूंढने हैं। ठीक है, तो सेकंड हाउस इस समय अपने स्वामी के कारण मजबूत हो रहा है। ठीक है, जरा नेक्स्ट पॉइंट देखिए। सेकंड हाउस पर जो दृष्टि संबंध है, क्या वो गुरु के साथ बन रहा है? यस सर, वो रेट्रो होकर, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, बोलो बोलो। रेट्रो होकर जा रहा है, वो कैंसर में रेट्रो हो जाएगा, फिर फिफ्थ दृष्टि आ जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो गुरु है इस समय एकादश भाव में है। ठीक है, ये गुरु जो है वक्री होकर एकादश भाव में है, और जिस भाव में है, जो राशि है, क्या वो राशि इनकी शत्रु राशि है? नहीं है, मित्र राशि है। दूसरी बात, चंद्र गुरु जो है जब वक्रित्व की तरफ काम करेंगे, यानी प्रीवियस हाउस की तरफ एनर्जी को डालेंगे, तो ये जो राशि है दशम भाव में, ये राशि क्या गुरु इसको खराब मानते हैं या अच्छा मानते हैं? जो कैंसर है वो एग्जॉल्टेड है जी गुरु के लिए। हाँ, तो कैंसर राशि जो है उस राशि में गुरु अपने आप को उच्च मानते हैं, यानी कि ज्यादा उच्च की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा नियम विद रिस्पेक्ट टू स्पेक्यूलेशन आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। वो नियम क्या है, जब भी द्वितीय भाव का संबंध शनि से बने और उस शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़े, ये स्पेक्यूलेशन से पैसा अर्न करने का एक अद्भुत नियम है या अद्भुत एक सूत्र है। सूत्र नोट कर लीजिए,
कि जब भी द्वितीय भाव से शनि का संबंध बनेगा और उस पर गुरु की दृष्टि हो या गुरु का संबंध बने, ये स्पेकुलेशन से पैसा कमाने का अद्भुत एक सूत्र है। और गुरु की दृष्टि को हम गंगा जल की तरह पवित्र मानते हैं, तो और ये भी मानते हैं गुरु की दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर ग्रोथ हो जाती है। अब जब गुरु की दृष्टि वक्रत्व की वजह से सेकंड हाउस पर पड़ेगी, पंचम दृष्टि पड़ेगी, तो इस व्यक्ति की अर्निंग के अंदर भी ग्रोथ हो जाएगी, यानी कि अर्निंग करने के जो सोर्सेज हैं वो बढ़ जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई? बिल्कुल जी। आगे चलते हैं। अब जरा सर 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 अगर यही जुपिटर जो है गुरु ग्रह है, वो अगर वो कैप्रिकॉर्न में होता तो फिर भी हम कि इसका जो फिफ्थ एस्पेक्ट है उसको हम अच्छा मानते। बिल्कुल मानते जी, ठीक है, ओके ठीक। बिल्कुल अच्छा मान। ये आपने जो क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन की मैं डेप्थ समझ रहा हूं, लेकिन वहां पर रह करके भी पंचम दृष्टि को अच्छा ही मानना, ठीक है, इसमें कोई ठीक है डाउट मन के अंदर रखना मत, ठीक है। वो जी गुरु परेशान बहुत होगा या गुरु बहुत परेशान जरूर करेगा, लेकिन जिस भाव में बैठा है ना वहां पर परेशान बहुत करेगा, जहां पर दृष्टि डाल रहा है ना वहां पर परेशान नहीं करेगा, ठीक है। वैसे भी अगर कैप्रिकॉर्न में आ गया तो उसका डायरेक्ट जो लिंक है वो सैटर्न से बन गया जी उसका। हाँ जी, उस केस में बन गया, लेकिन दृष्टि जरूरी है, ठीक है, दृष्टि जरूरी है। ठीक थैंक है, यू सर। आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर प्लीज। चलिए पंचम भाव पर आ जाइए। हम इस समय धन योग डिस्कस कर रहे हैं। अब आप देखो क्या पंचम भाव का संबंध किसी प्रकार से सेकंड लॉर्ड के साथ है क्या? है भाई, दृष्टि यस सर यस यस सर यस। शनि की दृष्टि आज शनि की दृष्टि है तो मंगल के सिक्स साथ है। हाउस सेकेंड हाउस में बैठा है। हाँ बिल्कुल, तो शनि सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और शनि जो पंचमेश है उनका दृष्टि मंगल के साथ बन गया, हाँ वो 10th एस्पेक्ट आ गया उसका। यानी कि सेकंड हाउस एंड फिफ्थ हाउस का डायरेक्ट संबंध है, दृष्टि संबंध। जी सर। अच्छा अब मुझे बताइए, क्या शनि का संबंध नवमेश बुध के साथ है? थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा। शनि इज गोइंग टू बी वक्री। हाँ सर, हाँ सर सर आ गया जी, लिब्रा में आकर आ जाएगा। शनि वक्री। शनि फिजिकली प्रेजेंट है सेकंड हाउस में, वर्चुअली प्रेजेंट है लग्न में, वर्चुअली बिल्कुल वर्चुअली जी सर। प्रेजेंट है लग्न में, क्योंकि वो वक्री है ना, मैंने वर्चुअल इसलिए मैंने वर्चुअल शब्द का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो वक्री ग्रह आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करवाते हैं, वक्री ग्रह आपसे गलतियां करवाते हैं, वक्री ग्रह आपको बोलते हैं कि भाई आप बार बार चीजों को रिपीट करो। तो शनि ग्रह जो है उसकी वर्चुअल पोजीशन अगर मैं लगन में मानूं तो उसका एक वर्चुअल संबंध बुध के साथ बन रहा है, जी सर। रिलेशन, ठीक है। उसी प्रकार से पंचमेश का संबंध क्या एकादशेश से है जी? सर बिल्कुल है, बिल्कुल सेम वे, इन द सेम वे। Virtual presence of Shani in Lagna cause direct impact on सूर्य, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। तो कहीं ना कहीं रिलेशन यहाँ पर वर्चुअली या फिजिकली प्रेजेंस की वजह से बनता हुआ नजर